नमस्ते। आज हम उस सोर्स मटेरियल पर बात करेंगे जिसमें वेनेजुएला पर एक कथित अमेरिकी हमले का जिक्र है। चलिए देखते हैं कि इस पूरी जियोपॉलिटिकल घटना के पीछे क्या-क्या परतें हैं। सोचिए, कहानी की शुरुआत ही इस चौंकाने वाले बयान से होती है। इससे साफ हो जाता है कि मामला कितना संगीन है जिसकी हम यहाँ पड़ताल कर रहे हैं। तो सोर्स के मुताबिक हुआ क्या? बताया जा रहा है कि राजधानी में बमबारी हुई, अमेरिकी विमान देखे गए और इन सब के बीच राष्ट्रपति मादुरो ने देश में इमरजेंसी लगा दी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, ये सब ठीक उसी वक्त क्यों हुआ जब चीन के एक बड़े दूत राष्ट्रपति मादुरो से मिल रहे थे? और यहीं से ये विश्लेषण क्या हुआ से हटकर क्यों हुआ पर चला जाता है और सीन में एंट्री होती है एक बड़े जियोपॉलिटिकल प्लेयर की, चीन। तो इसका पहला असर किस पे पड़ा? सोर्स का तर्क है कि ये हमला सिर्फ वेनेजुएला पर नहीं, बल्कि ये सीधा सीधा चीन के हितों पर एक चोट है। एक तरह से बीजिंग के लिए एक मैसेज है। और चीन का कनेक्शन क्या है? बहुत सीधा सा। वेनेजुएला चीन के सबसे बड़े क्रूड ऑयल सप्लायर्स में से एक है। अब जाहिर है, अगर वेनेजुएला पर कंट्रोल बदलता है तो चीन की तेल सप्लाई का क्या होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल बन जाएगा। अब देखिए, जैसे ही ये खबर फैली, दुनिया भर से रिएक्शंस आने लगे। चीन ने कहा कि शांति बनाए रखें, रूस ने तो खुलकर हमले की निंदा की और वेनेजुएला को अपना दोस्त बताया। यूरोपियन यूनियन का स्टैंड थोड़ा मिला-जुला था। उन्होंने कहा कि मादुरो की सरकार सही नहीं है, लेकिन यूएन चार्टर का पालन होना चाहिए। और पड़ोसी देश कोलंबिया ने भी आम नागरिकों पर हुए हमले की निंदा की। तो क्या ये पूरा मामला सिर्फ चीन को एक मैसेज देने का था, या फिर दांव पर कोई और भी बड़ी चीज लगी हुई है? चलिए सोर्स के एनालिसिस में और गहराई से उतरते हैं। और यहां बात आती है असली मुद्दे पर। सोर्स के मुताबिक ये पूरी लड़ाई असल में दुनिया के सबसे बड़े तेल के खजाने पर कब्जे की है। जी हां, वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है। नंबर 1, पूरी दुनिया में प्रूवन ऑयल रिजर्व के मामले में वेनेजुएला पहले नंबर पर है। जरा सोचिए कि इस पर कंट्रोल का मतलब क्या होगा। पूरी दुनिया की एनर्जी सप्लाई चेन और जियोपॉलिटिक्स में अमेरिका की ताकत कितनी बढ़ जाएगी। तो सोर्स के मुताबिक अमेरिका के स्ट्रैटेजिक गोल्स क्या हो सकते हैं? पहला, अपने लिए एक भरोसेमंद फ्यूल सप्लाई पक्की करना। दूसरा, मिडल ईस्ट के तेल पर अपनी निर्भरता कम करना। तीसरा, चीन जैसे अपने कॉम्पिटिटर्स को जाने वाले तेल के फ्लो पर कंट्रोल रखना। और चौथा, ईरान के साथ अगर भविष्य में कोई टकराव होता है तो उसके लिए एक मजबूत पोजीशन बनाना। अब सोर्स का यह भी कहना है कि ये कोई नई या अचानक हुई घटना नहीं है, बल्कि ये एक पुराने जाने पहचाने पैटर्न का हिस्सा है। देखिए, सोर्स के अनुसार ये पैटर्न कैसा रहा है। 70 के दशक में चिली तांबे की खदानों के नेशनलाइजेशन के बाद सरकार गिराने में मदद की। 80 के दशक में पनामा ड्रग ट्रैफिकिंग का बहाना बनाकर राष्ट्रपति को हटा दिया। 2002 में वेनेजुएला में ही ह्यूगो चावेज के खिलाफ एक नाकाम तख्तापलट की अमेरिका को कथित तौर पर जानकारी थी। और 2003 का इराक का हमला तो सबको याद ही है, जो सामूहिक विनाश के हथियारों के दावों पर हुआ था। तो चलिए अब उन वजहों को देखते हैं जो ऑफिशियली बताई गई और सोर्स उनके बारे में क्या तर्क देता है। देखिए, ऑफिशियल वजह बताई गई नार्को टेररिज्म से लड़ाई, लेकिन सोर्स का तर्क है कि डेटा तो ये दिखाता है कि ड्रग्स के बड़े सोर्स मेक्सिको और चीन हैं। दूसरी वजह लोकतंत्र की बहाली। इस पर सोर्स कहता है कि अमेरिका तो दूसरे कई तानाशाही देशों को सपोर्ट भी करता है और उनके साथ व्यापार भी। और तीसरी बात कि यह जरूरी एक्शन था। इस पर सोर्स कहता है कि राष्ट्रपति ने कथित तौर पर इसके लिए कांग्रेस से मंजूरी तक नहीं ली थी। और नार्को टेररिज्म वाली बात को देखिए, सोर्स के एनालिसिस के मुताबिक अमेरिका में ड्रग्स से होने वाली मौतों के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है चीन से आने वाला फेंटानिल, उसके बाद मेक्सिको जैसे देशों से आने वाले दूसरे ड्रग्स, और वेनेजुएला से आने वाले ड्रग्स का हिस्सा काफी कम है। मतलब सोर्स इस ड्रग्स वाले तर्क की तुलना सीधे सीधे इराक में सामूहिक विनाश के हथियारों की खोज से कर रहा है। उसका कहना है कि ये दखल देने के लिए सिर्फ एक गढ़ा हुआ बहाना हो सकता है, ठीक वैसे ही जैसे सद्दाम हुसैन पर लगे आरोप बाद में गलत साबित हुए थे। तो इन सब के बाद भविष्य कैसा दिखता है? जाहिर है, बहुत अनिश्चित। सोर्स हमें कुछ बहुत जरूरी सवालों के साथ छोड़ जाता है। अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा? क्या वेनेजुएला के लोग और वहां की सेना इस दखल का विरोध करेंगे? चीन और रूस, जो इतने बड़े प्लेयर हैं, वो इस चुनौती का आखिर जवाब कैसे देंगे? और जब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को ही बाईपास कर दिया जाए तो इंटरनेशनल कानून का क्या मतलब रह जाता है? क्या यह घटना भविष्य के टकरावों के लिए एक नया दरवाजा खोल रही है? और आखिर में सोर्स हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है कि कब एक देश का समाधान दूसरे देश के लिए तानाशाही बन जाता है। इस पर सोचने की जरूरत है। नमस्ते।